बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके बाद ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का आगाज़ किया। उसके बाद कशीदगी बढ़ती गई, दिन ब दिन अटैक्स में इजाफ़ा होता गया, लेकिन इसराइल बार बार ये कोशिश करता रहा कि अमेरिका को भी वो इस जंग के अंदर लेकर आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता एक दिन पहले ये कहा कि वो 14 दिन तक सोचेंगे और उसके बाद फ़ैसला करेंगे कि क्या करना है। और G7 के इजलास से भी वो पहले वापस आ गए थे। उन्होंने कहा था कि किसी अहम मामले के हवाले से उन्हें जल्दी जाना है। और आज 22 जून को अमेरिका की जानिब से जो है वो अटैक कर दिया गया ईरान पर, और ये अटैक जो है वो शदीद था, क्योंकि जो निशाना बनाया गया और जिस तरीके से निशाना बनाया गया ये काफ़ी शदीद था। ईरान पर जो इसराइल ने जंग मुसल्लत की हुई थी, उसमें अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी पार्टनर बन गया है और उसने फर्दू, नतंज और अस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। B-2 बमबार तैयारों से ये हमला किया गया है और फर्दू जौहरी प्लांट पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। नतंज और अस्फहान की एटॉमिक साइट्स पर 30 टॉमाहाक मिसाइल दागे गए हैं। इस तरीके से ये निशाना बनाया गया है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गुफ्तगू भी की, जिसके अंदर कुछ मज़ीद अहम बातें की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस अटैक के बाद ये कहा कि अब या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानेहा होगा। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। ईरान को इस अटैक के बाद एक और वार्निंग अमेरिका की जानिब से दी गई है, जबकि ईरान का रिस्पांस फौरी भी आ गया था, लेकिन जो मेन रिस्पांस आया वो तुर्किया में मौजूद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आलमी मीडिया के सहाफ़ियों के जो सवालात के जवाबात दिए गए, उसमें वो रिस्पांस वाज़े तौर पर सामने आया। एक तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने तमाम रेड लाइंस जो है वो क्रॉस कर ली हैं और अब हम जवाब देने का हक़ रखते हैं, अब इंतज़ार किया जाए हमारे जवाब का। और ये भी उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ये प्रूव किया है कि वो डिप्लोमेसी को नहीं मानते, वो बातचीत को नहीं मानते, बल्कि वो फोर्स की ज़ुबान को जो है वो समझते हैं। फिर ये भी कहा गया कि हम अपने रिस्पांस को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये भी साथ कहा गया, माजी के हवाले दिए गए, कहा गया 20 साल से हम दुनिया को प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे और हम हर किस्म की इस हवाले से ताउन भी कर चुके हैं। फिर जो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदा एक तरफ़ा मुअत्तल किया, उसका हवाला भी उन्होंने दिया था। लेकिन इसके बाद वो वहाँ से रशिया के लिए रवाना हुए हैं, जहाँ पर कल प्यूटन से उनकी एक अहम मुलाकात होने जा रही है। तो अब मशरक़ वस्ता की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल देखी जाए तो इसमें ईरान ये पहले कह चुका था कि जो भी मुल्क इसराइल और ईरान की जंग के अंदर आया उस पर भी वार किया जाएगा। अब अमेरिका जब बराह रास्त इसके अंदर आ गया है तो सवाल उठ रहा है कि क्या मशरक़ वस्ता के अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं अमेरिका की, जिसमें तकरीबन 50,000 के करीब अमेरिकन सोल्जर्स भी मौजूद हैं, वहाँ पर जंगी जहाज़ भी मौजूद हैं और दीगर ड्रोन्स और दीगर साजो सामान भी मौजूद है, क्या ईरान उस पर रिस्पॉन्ड करेगा या इन तमाम हमलों का रिस्पॉन्ड वो इसराइल पर ही करेगा? आज जैसे खैबर मिसाइल की शक्ल में उन्होंने किया है और इसराइल में एक बड़ी तबाही हुई है। इसराइली ऑफिशियल्स के मुताबिक तकरीबन 86 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और 2 बिल्डिंग्स मुकम्मल तबाह हो गई हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ नजमुल साकिब साहब, लाली साहब और PJ मीसा मौजूद हैं। तीनों सीनियर तज्जियाकार हैं। नजमुल साकिब साहब, अब सूरत हाल जो है मज़ीद कशीदा भी हो गई है और मज़ीद वाज़े भी हो गई है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो 14 दिन का कह रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में ही उन्होंने हमला कर दिया? देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बसद जो है ना वो यानी हाथ बांध के कुछ 1-2 सवाल पूछने हैं। ये सवाल हमारे नहीं है, ये सवाल दुनिया के हैं। काइंडली बताइएगा कि आपकी बातों का यकीन किया जाए कि ना किया जाए। काइंडली बताइएगा कि ये जो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, आप उसके सदर हैं, सबसे बड़ी आप पावर हैं। अगर आप अपने कहे पे बात नहीं करते या नहीं मानते, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो आपकी बात पे यकीन करें कि ना करें। आपने फेस सेविंग के लिए ईरान पे हमला कर दिया। आपने कौन सा कानून दुनिया का या यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का या इंसानी कोई कानून ऐसा है जिसके तहत आपने ये किया?
तो ये सवालात जो हैं ये प्रेसिडेंट ट्रंप से मैं नहीं पूछ रहा, हम नहीं पूछ रहे, ये उधर की आवाम पूछ रही है जो बहुत ज़्यादा बट गई है। और उनको जो सबसे बड़ा दुख है इस वक्त अमेरिकन कौम को वो ये है कि आप हमारे साथ तो कम से कम सिंसियर रहें। आप कहते हैं जी 2 हफ्ते देंगे, 2 हफ्ते के बाद देखेंगे और अगले दिन आप हमला कर देते हैं। तो ये किस किस्म का खेल खेला जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये हम नहीं कह रहे, ये अमरीकी अवाम कह रही है। अच्छा, अब ये है कि कानून का तो पता नहीं है, लेकिन साथ साथ ये पता लग गया है कि लीग ऑफ नेशन जब ख़त्म हुई थी और यूनाइटेड नेशंस की दाग बेल पड़ी थी, तो शायद अब यूनाइटेड नेशंस के ख़त्म होने का वक्त आ गया है। अगर जंगल का कानून ही बन गया है तो फिर ये यूनाइटेड नेशंस किस लिए? अगर कोई भी रूस जो है वो क्राइमिया पे यानी कब्जा करता है और यूक्रेन पे हमला कर देता है, इंडिया जो है वो बगैर सोचे समझे किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम वगैरह पाकिस्तान पे हमला कर देता है, इजराइल जो है वो बगैर सोचे समझे वो बिल्कुल मामूजान बन के कि जी आपके पास चूंकि एटमी हथियार है, कोई ऐसे फजूल सी बात करके हमला कर देता है। और अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है आज उसने भी हमला कर दिया है। तो यूनाइटेड नेशंस का ऐसा रेज़ा दख्त क्या है? मुझे ये बताइएगा कि आप यूनाइटेड नेशंस का इस वक्त किस किस्म का अचार डालेंगे? अच्छा, याद रहे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो बुनियादी मकसद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल जो कि यूनाइटेड नेशंस की सबसे अहम ऑर्गन है, उसका बुनियादी मकसद है कि दुनिया भर में कहीं पीस और सिक्योरिटी अगर एंडेंजर हो रही है, ये नहीं कि एंडेंजर हो चुकी है, अगर खतरे में आ रही है तो उसने फौरी तौर पे अमल करना है। अभी तक बताइएगा क्या अमल हुआ है? एक इजलास हो गया बंद कमरे में, बेनतीजा निकला, अब एक और होने वाला है। उधर से बेचारे जो ईरान के परमानेंट रेप हैं उन्होंने और यानी वजीर खारजा ने फिर से एक दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि भाई आप करें, कौन रोक सकता है इस जंग को? अच्छा, इस वक्त की आखिरी बात करूंगा और उस पॉइंट की तरफ लेके आना चाहूंगा अपने बाकी पैनलिस्ट को भी कि जब आप ये कहते हैं कि हमने ईरान की साइट्स जो हैं उन पे, न्यूक्लियर साइट्स जो उन पे हमला किया, हमारा काम कंप्लीट हो गया, आपको ये इख्तियार कौन देता है? आपको ये इख्तियार कौन देता है कि जंग के जो कंटूर्स हैं या जंग में जो आगे ईरान ने करना है उसको आप कह रहे हैं हमारा काम पूरा हो गया? आपने किया क्या है? आपने हमले किए हैं, क्या वाकई तबाह हो गया है? क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वाकई खत्म हो गया है? और वो जो सेफ गार्ड्स में थे आपके साइट्स वो तो आपने कर लिए, वो तो इजराइल ने पहले भी किए थे। जो सेफ गार्ड्स में नहीं हैं, जो छुपे हुए हैं, उनका क्या करेंगे? और फिर ये कि आपने तो कर दिया, अब इंतज़ार कीजिए ना। और यही चीज़ जो है वो उधर से हमें आ रही है कि जी वो अली खamenei साहब ने पासदारान को इख्तियार दे दिया था। और ज़ौक़ आपके लिए और आपके लाखों नाजरीन को ये बताऊं कि आज जब ये हमला हुआ है, अमेरिका खुल खुला के सामने आया है, चाहे फेस सेविंग कर रहा है, चाहे इजराइल की अनकंडीशनल मदद कर रहा है। आज पासदारान ने कहा है, वो पासदारान जिनको अली खamenei ने पूरा जंग का इख्तियार दिया था, कि जंग आज शुरू हुई है। आगे चलते हैं। ठीक है ज़फ़र लाली साहब, अब यही एक बयान जब इसराइल ने अटैक किया था ईरान पर तो उनका आया था कि हमने न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला कर दिया। उसके बाद फिर हमने देखा 10-11 दिन की जंग रही। अमेरिका भी आज यही बयान दे रहा है। तो इसमें कौन ऑथेंटिसिटी लेकर आएगा कि आया उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं या नहीं किए हैं? और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान अब अमन की तरफ आए, तो कोई अमन का रास्ता छोड़ा गया है ईरान के लिए? मैं उस सवाल का जवाब कोशिश करूंगा देने के लिए जो आप पूछ रहे हैं कि क्या अपने मकसद उन्होंने हासिल कर लिया है कि नहीं। क्या अब अमेरिका और इजराइल सेफ, डू दे फील सेफर? तो सीधी बात यह करना चाहिए कि अब तो पक्का पता चल गया है कि ये सेफ नहीं। ये तो बिल्कुल जैसे ये पासदारान की, ये तो अब जंग ठीक तरीके से शुरू हुई है, अ वॉर टू द डेथ। और वो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। पहली बात तो ये है कि आप समझते हैं कि ये बम खत्म कर दिया है
इनके न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग के, उनके न्यूक्लियर क्या कहते हैं जो बढ़ाता है यूरेनियम का एनरिचिंग प्लांट को या एसेट्स को, बिल्कुल गलत। बल्कि मैं तो समझता हूं कि वो तो अब पक्का हो गया है। थिंक ऑफ ईरान टुडे एज ए न्यूक्लियर पावर, और मैं बताता हूं क्यों। उनके पास 400 या 200 किलो यूरेनियम एनरिच टू 80% है। उनके पास मार्च अप्रैल में उन्होंने निकाल लिया था। वो अब बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि हमने अपने जितने चीजें निकालने थे फोर्डो से और दूसरे जगहों से, हमने मार्च में शुरू किया निकालने के लिए। अब उसको हम एक सीक्रेट जगह को दे दिए, बिल्कुल नतांस ये वो सब। अब हमने दूसरे जगहों को उनको एस्टैब्लिश कर दिया है और इम्प्लाई किया है कि वो तो अब ठीक है, सेफ है, वो काम कर रहे हैं और हमारा जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पीजेपी सब, एक तो ये इंटरनेशनल कानून जिसकी बात की जाती है, यूनाइटेड नेशंस और सब चीज़ें वगैरह, क्या ये जंगल का कानून है? हमने तो कहीं नहीं देखा, या माजी करीब में तो नहीं देखा कि इम्प्लीमेंट होते हुए कि अगर उस कानून के मुताबिक जिस सरहद को, जिस मुल्क को जो राइट हासिल है वो तो वायलेट होते ही हमने देखे हैं। ख़ास तौर पर इन गुज़िश्ता 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा देख ली है। तो इस कानून का क्या फ़ायदा, और अब क्या इसको ईरान पर तो इस किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता, ईरान तो अब हक रखता है कि वो इस पर रिटेलिएट करे या जवाब दे? देखें, कानून की जब आप बात करते हैं, आप पहले अपने घर को देख लें, उसके बाद फिर ईरान देखें, उसके बाद इजराइल देखें। तो ये कानून वहां खत्म हो गया था जबकि ट्रंप पहले अपने टर्म में आके उसने टेल अवीव से जेरूसलम को कैपिटल बना दिया और एनेक्स कर लिया, कंप्लीटली। वहीं पता चल गया था ईरान को भी, बाकियों को भी, दैट इज इट। सीड आपने डाल दिए, अब आपके सामने वो सीड्स ऐसा ऐसा ग्रो हो रहे हैं। ईरान, सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ने अमेरिका पे हमला किया है? क्या ईरान ने इजराइल पे हमला किया है? और भाई हमला तो आपने इन पे किया है। पहले इजराइल ने अटैक किया, वेस्ट के अंदर झूठ बोल रहे हैं कि जी ईरान ने इजराइल पे अटैक किया। बिल्कुल गलत है। कल जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने खुल के बता दिया है कि भाई वो तो इनके साथ खड़ा है। जिस तरह मैंने पहले कहा, जेरूसलम का इंसिडेंट ले ले, उसके बाद उसको भाई भाई कर दिया नेतान्याहू को, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट टू नोरिएगा, टू वियतनाम, टू द गल्फ वॉर। व्हाट डिड दे अचीव? आज इसने वही हरकत की है जो पहले आईए ने कहा था, देयर आर नो WMDs, और यहां आपको दोबारा उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि इनके पास 600 है, 600 का लगाया यूरेनियम का। चलो, डज दैट ऑथराइज यू टू अटैक अ कंट्री? फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन आ रही है कि हमने किसी सिविलियन को अटैक नहीं किया, उनकी आर्मी को अटैक नहीं किया, इंस्टॉलेशंस को किया। बड़ी फड़े मारनी शुरू कर दिए। इन्हीं के एनालिस्ट सब कह रहे हैं कि प्रूफ तो हमें बताएं, जिन जहाजों से आपने अटैक किया है उनके नीचे वो होता है डिटेक्शन, कि जहां मिसाइल जाता है वो बताता है कि टारगेट पे लगा है नहीं लगा है। वो कह जी ये बताएं आप, आपके पास तो जहाज ही नहीं थे। वो ये जो आपने लेटेस्ट जहाज यूज किए हैं, 125 जहाज इन्होंने इस्तेमाल जो किए हैं, क्या वो ऑपरेशनल बिफोर? पहली दफा ये जब से बने जहाज, ये पहली दफा इन्होंने उड़ाए हैं और ईरान पे इस्तेमाल किए। इसमें बड़ी एम्बिग्विटी है। ठीक है। बात आती है इस्फहान, उन्होंने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर पहले खत्म कर दिए थे, छोड़ दें आप। और एक जो चीज मैं आपको बता दूं, ईरान अब अपने न्यूक्लियर मिसाइल को, जिसको प्रोग्राम को तकड़ा करेगा, क्योंकि उसको ये इंडिकेटर मिल गया है, जवाब मिल गया ना, हमें एक डेटरेंट चाहिए। उससे तमाशा देख लिया, उससे देख लिया तमाशा, और उसको अब अपनी एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट है उसके लिए he will make the atomic bomb no matter what you do। और इसका जो प्रोजेक्ट है, hundreds of billions of dollars का ये प्रोजेक्ट है, hundreds of billion, and you think कि ईरान will take it lying down, कि उसका billions and billions उड़ गए हैं और ये रिटेलिएट ना करे। अभी खबर आ रही है कि they will retaliate, अभी right now खबर आ रही है कि वो अटैक करेंगे दोबारा। अब मुझे बताएं, क्या ईरान ये अमेरिका दोबारा इंटरवीन करेगा?
करेगा ये अभी दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। मैं नजम साकी साहब, अच्छा एक तो आप वो बता रहे हैं कि वो ईरान अमेरिका दोबारा उसके अंदर करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन क्या दिस इज़ द ऑलमोस्ट मैक्सिमम डिसीजन जो अमेरिका ले सकता था, या इसके अलावा वो ट्रूप्स को लाने की भी बात करेगा, या वो और डिसीजंस भी ले सकता है? देखिए, कोई भी डिसीजन लेना है जब अमेरिका ने, तो उसने मुझसे, पीजे मीर साहब से या जफर इलाली साहब से या आपसे नहीं पूछना। वो तो अपने यानी डेमोक्रेट्स को ब्रीफिंग में शामिल नहीं कर रहे। हम तो कहीं आते नहीं हैं, उन्होंने फैसला करना है तो करना है। एक साइड लाइन पे मजे की बात हुई है अभी हिलाली साहब ने ये कहा है कि इजराइल जो है ना, जब वो यानी आएगा ना कोने में, तो वो कहेगा न्यूक इस्तेमाल करें अमेरिका को, और इन्होंने कहा ये बात मेरी लिख लें ज़ौक मियां, ये लिख लें, और ये चूंकि मेरे नज़दीक ये बात नहीं होनी। देखिए, बच्चों से प्यार होता आदमी को, लेकिन इतना भी प्यार नहीं होता। ठीक है कि इजराइल जो है वो हमारा बच्चा है, बच्चा जमूरा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि अब उसके कहने पे हम जो है वो न्यूक्स इस्तेमाल करेंगे। और अगर इजराइल ने ये कहा, जो कि मैंने तो लिख लिया अपने तौर पे, अगर उसने कहा और उसने इस्तेमाल किया वाकई अमेरिका ने, तो फिर तो हम इस प्रोग्राम को करने की बात तो क्या टेलीविजन ही नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसा, तो हिलाली साहब का एक खाना देना तो बनता है। हिलाली साहब, एक तो ये बताइएगा, क्या मैं हिलाल साहब सवाल ले लीजिएगा, फिर उसमें आप अपना रिस्पॉन्ड भी कर दीजिएगा। मैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया खाने की ऑफर, लेकिन हिलाली साहब, क्या ये फेस सेविंग है अमेरिका के लिए कि वो एक लॉन्ग वॉर के अंदर नहीं जाना चाहता इसराइल की वजह से? वो बस चाहता है कि आए, एक जिस तरह उसने किया, और वो निकल जाए, और ये फेस सेविंग भी मिल जाए, इसराइल को भी मिल जाए कि अमेरिका ने हमारा साथ दिया था, और ईरान को भी मैसेज मिल जाए। तो मैं समझता हूं कि इजराइल खुद जब वो देखेगा कि ईरान रुक नहीं रहा है और जिंदगी हमारी नहीं ऐसी हो सकती है, हम शेल्टर्स में नहीं रह सकते हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज 950 जहाज इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में फंसे हुए हैं, उनको मिसलीड किया जा रहा है इंफॉर्मेशन से, किधर जाना किधर नहीं जाना। कुछ जाके अंदर लग रहे हैं, वो उनको जमीन पे ये ग्राउंड हो रहे हैं। कहने की बात ये, दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो ईरान ये कर रहा है अकॉर्डिंग टू देम, तो कुछ करना चाहिए। क्या करें अब आप बताएं। देखिए, बड़ा मुश्किल है ऐसे मुल्क के साथ जैसे अमेरिका और ये है। आपने कभी सुना है उम्र में कि आप किसी के साथ बैठ के टेबल पे बात करते हैं और जब वो घर जा रहा है उसको आप मार देते हैं? Have you ever heard of negotiations on an international level, state to state, कि आपको जो बैठा हुआ है टेबल पे, उससे आप बात कर रहे हैं, वो घर जाते हुए आप उसको मार देते? Never. This is ये आप लोग और हम लोग सब जो बात करते हैं, हम सर्टेन पैरामीटर्स के अंदर बात करते हैं। अब आप सोचिए, ये कोई पैरामीटर्स नहीं है इस जंग का। उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, न्यूक्लियर वेपन्स को स्ट्राइक किया है, आधे घंटे में क्लेम कर दिया है कि सब तबाह हो गए हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि हम और भी मारेंगे। डिक्टेटेड पीस कर रहे हैं। तो ये इस किस्म का पीस तो कभी आ ही नहीं सकता है। तो मैं समझता हूं कि इट्स वेरी वेरी सीरियस। मैं जरा पीजे मीर साहब से उनकी राय जान लूं। अच्छा जी नजम साहब, एक फिक्रा सिर्फ, फिर चलते हैं मीर साहब के पास। देखिए, 5 दिन पहले अली खamenei ने एक स्टेटमेंट दी है, काइंडली उसको ज़रा तसल्ली से और ज़रा ठंडे दिमाग से उसको समझ लीजिए, देख लीजिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका की या इजराइल की मुसल्लत करदा जंग तस्लीम नहीं करते। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इनका मुसल्लत करदा अमन भी तस्लीम नहीं करेंगे। बिल्कुल। लिहाजा अब आपको सही तौर पे समझ आ रही है कि अगर अमेरिका का ये ख्याल है कि इससे अमन आ जाएगा, जो साथ ही आनी बातें शुरू हो गई, ये बात ईरान को कतई तौर पे मंजूर नहीं है, और ये बहुत तशवीशनाक बात। ठीक, पीजे मीर साहब, एक तो अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ट्रंप का डिसीजन था या अमेरिका स्टेट का डिसीजन था? क्योंकि उससे ये वाज़ेह होगा कि अमेरिका किस हद तक इसराइल के लिए आगे जा सकता है। देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अमेरिका बड़ा इन डेट है। आपने देखा उसने अभी मिडिल ईस्ट का दौरा किया, बिजनेस लाने की कोशिश की, और साथ अब
ये जो एक्सरसाइजेस इसने शुरू कर दी हैं, ये जंग की एक्सरसाइज, 125 जहाज उड़ाना और उसके बाद वापस लेके जाना, ये कोई मजाक नहीं है। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। बात ये है कि ट्रंप ये एक इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। इसने, अगर आपको याद है कि जब ये आया ऑफिस के अंदर, इसने सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स ही किए हैं, जो कि अब ऐसा ऐसा जो कोर्ट्स हैं इनके, उनको साइडलाइन कर रहे हैं। हर जगह उसको साइडलाइन इसके जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हैं। क्वेश्चन है कि ये अकेला एक रेनेगेड है, रेनेगेड, और उस एज अ आप इसे कहो एज अ लोन रेंजर ये काम कर रहा है। अब ये जो लोन रेंजर है ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। क्यों? इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि इसने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। इसने वो ब्लंडर कर दिया है कि जिसके जो अब लोग कह रहे हैं कि भाई क्या ये यहाँ रुक जाएगा, वो कहते हैं नहीं रुकेगा। अब इस वक्त एज आपने सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, इस वक्त वेट हो रहा है कि ईरान अब कब रिटेलिएट करेगा जी। किसी वक्त ईरान रिटेलिएट कर सकता है। 30 तो मार दिए ना रॉकेट्स आज जी। 30 मारे, अब वो और भी मारेगा। अब वील हैव टू वेट एंड सी। देखो यहाँ बात कर रहे हैं रिजीम चेंज, ये वो, शाह ऑफ ईरान के बेटे को दिखा दिया वेलिंग वॉल के पास। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ईरान इज नॉट लाइक लिबिया, ईरान इज नॉट लाइक सीरिया और एनी अदर। इनकी हायरार्की है। उन्होंने अभी जो नजम साहब बात कर रहे थे, खमेनेई को G7 की मीटिंग के अंदर ट्रंप ने पहले कहा था, ओ हम आपको नहीं मारेंगे, फिक्र ना करें आप। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पहले हिस्से में अमेरिका का किरदार ज़रा डिस्कस किया, लेकिन अब ज़रा डिटेल से ईरान के हवाले से बात करेंगे कि ईरान किस किस्म का जवाब दे सकता है, क्योंकि क्या डिप्लोमेसी की अब भी कोई गुंजाइश मौजूद है या वो गुंजाइश ख़त्म हो गई है। और ख़ास तौर पर जो अब्बास अरागची साहब ने कहा कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है एंड वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, तो उसका दौरानिया क्या हम किसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं या कितने अरसे में ये जवाब सामने आ सकता है? हिलाली साहब, एक तो आप ब्रेक से पहले कोई बात ऐड करना चाह रहे थे वो तो, और साथ ये भी बताइएगा कि जब रेड लाइन क्रॉस हो गई है, ये फॉरेन मिनिस्टर ईरान के कह रहे हैं, तो किस किस्म का रिस्पॉन्स होगा? क्या US मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अंडर अटैक आ सकती हैं या क्या हो सकता है? देखिए, हमने बात किया है कि ईरान क्या करेगा और हमने बात किया है अमेरिका क्या कर सकता है, मगर हमने ये जिक्र नहीं किया है कि इजराइल क्या कर सकता है या शायद करे। इस पे भी थोड़ा गौर करें। देखिए, इजराइल को अमेरिका की ज़रूरत थी, इसलिए ये जो फार्लो का जो साइट था उसके पास ऐसे हथियार या उस हाइट से जो बॉम्ब्स गिराना था वो था नहीं। ना उनके पास B2s थे, ना वो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स थे, और ना वो बंकर बस्टिंग न्यूक्लियर काइंड ऑफ बॉम्ब्स थे उनके पास। चले, तो इसलिए उन्होंने अमेरिका को कहा है कि ये साइट ज़रूरी है, इसको तुम निकालो मेहरबानी से। अमेरिका ने आके वो काम उनके लिए कर दिया है। अब हमें पता नहीं है हुआ है कि नहीं, मगर बाद में पता चल जाएगा। नाउ अच्छा, बूट्स ऑन द ग्राउंड तो पॉलिसी है ही नहीं, ना अमेरिका की पॉलिसी है ना इजराइल की पॉलिसी है, ना वो एक मिलिट्री इन्वेजन कर सकते हैं ईरान का। तो अब जो जंग है वो एरियल है, और एरियल जंग से अमेरिका ने भी कोसोवो में बहुत चीज करके अपना मन मना दिया है उधर, और इधर भी ईरान के खिलाफ अभी जो जंग होगा वो एरियल जंग होगा। खैर उनके पास एयरफोर्स ही नहीं है, तो इनका जो जंग होगा ये मिसाइल्स एंड बाय एयर ये मारेंगे ईरान को, और उस वक्त मारेंगे व्हेन दे मेक लाइफ इम्पॉसिबल इन दिस प्लेस। किधर? इन इजराइल। अब देखिए, बात असल ये है कि जब ये करेंगे बहुत जल्दी उनको पता चल जाएगा कि ये नहीं है कि उनके हथियार खत्म हो जाएंगे, इजराइल के हथियार कभी नहीं खत्म हो जाएंगे, मगर पेशेंस ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल खत्म हो जाएगा, डिफीटिज्म आ जाएगा। वो यूज्ड टू नहीं है इस तरीके से जिंदगी काटने के लिए। तो फिर क्या होगा? इजराइल वार्निंग देगा कि वी कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस, अगर तुम बाज नहीं आओ हम टैक्टिकल न्यूक्स इस्तेमाल करके तुम्हारे को डी इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, या भी हर पावर स्टेशन को निकालो, पुलों को निकालो, रास्तों को खत्म करो, यू नो, टू मेक लाइफ इम्पॉसिबल। पावर लोकल पावर से जो बिजली के चीजें हैं वो खत्म करो, इट्स इम्पॉसिबल टू लिव। तो उस वक्त वो कहेगा कि अगर तुम ये बाज नहीं आओ ईरान,
अगर ईरान ने न्यूक उस वक्त तक नहीं किया, मिसाल के तौर पे ये ही रॉकेट्स के साथ चलता रहा, तो ये भी उस वक्त और ईरान ने अगर कोई न्यूक इस्तेमाल किया, तो आप सोचिए लांडी के जितना बड़ा एक एरिया, 10 मिलियन पॉपुलेशन, स्मॉल एरिया, कितने न्यूक्स चाहिए होंगे उसके लिए। और अगर ईरान के पास 1-2 भी हैं, वो भी काफी हैं, तो उसके बाद जो होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट अब अमेरिका का काम होगा। इनके पास अब सब चीज है इजराइल के पास कि वो खुद अपना बचाव करे। ठीक है, पीजे मीर साहब, किस किस्म का रिस्पांस अब उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि हमने इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर बात की थी कि जब इसराइल ने अटैक किया था तो ईरान ने थोड़ी देर कर दी थी और सवाल बहुत उठे थे। तो अब यूएस ने जब अटैक किया है तो क्या एक्सपेक्ट करे पूरी दुनिया ईरान से? वो कैसा रिस्पांस करेगी? देखो, ईरान जो है ये कभी भी डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि दैट विल बी आस्किंग फॉर टू मच। लेकिन उसके पास जो दूसरा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है इसका, बेसिकली इसका ऑप्शन होगा कि वो अटैक करेगा वाया प्रॉक्सीज उसके इराक में भी हैं, उसके प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह भी है। हिजबुल्लाह को कहते हैं कि जी हिजबुल्लाह है बेसिकली वो डिफंक्ट हो गया है, इसको साउथ लेबनान में इन्होंने मार दिया है। दैट इज नॉनसेंस। हिजबुल्लाह बड़ा तकड़ा है लेबनान के अंदर, ये उनको भी यूज करेंगे। इराक के अंदर इनके प्रॉक्सीज हैं, इनके और भी प्रॉक्सीज हैं। अब क्वेश्चन इज कि ईरान की जो मेन बंदे हैं जो कि इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं, क्या ये क्या करेंगे? सबवर्टिव एक्टिविटीज, इंसर्जेंसी, दैट अगेन ये पॉसिबिलिटीज है, ये नहीं कि हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज सारी आपके सामने आएंगी। जब ये आएंगी तो जो हम सारे एक जो बात कर रहे हैं, देखो नेतान्याहू is the most unpopular prime minister of Israel right now. देखो, मैंने इजराइलीज को देखा जाके, ये जो आम यहूदी है उसको जंग नहीं पसंद। वो आया है दूसरे मुल्कों से माइग्रेट करके एक अपनी जिंदगी बसर करने के लिए। ये पीजे मीर साहब, तब तक उनको जंग नहीं पसंद जब तक उन पर ना हो, क्योंकि वो पूरी दुनिया पर करते हैं या आसपास के मुल्कों पर करते हैं, तब तो नहीं वो कुछ होता। ज़ौक ये जो होते हैं ये इनकी लीडरशिप होती है, और लीडरशिप जो होती है वो नीचे किसी को नहीं पूछती है। मैं आपको इंटरव्यूज बता दूंगा जो टेल अवीव में मैंने किए हैं लोगों के, वो गालियां देते हैं इनके हुकूमत को। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगियां इन्होंने खराब कर दी हैं, हम जाते थे लेबनान के अंदर, बैरूत के अंदर और जाके मजे करते थे, और इन्होंने उनके साथ जंग करके हमारा काम खराब कर दिया। यहाँ आप देखो, लोगों की पल्स और होती है, यहाँ भी वही है और वहां भी अमेरिका के अंदर भी वही पल्स है। आपने ये पहली दफा देखा होगा ज़ौक कि ये जब ये जो गाजा का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद लोग अमेरिका में बोले हैं, और वहां पर ऐसे उन्होंने रिटेलिएट किया है कि अगर तो तुमने काम करना करो वरना छोड़ के चले जाओ। ये बरतानिया के अंदर भी हुआ है, होम ऑफिस के अंदर, ये पिछले हफ्ते होम ऑफिस के अंदर हुआ है कि इफ यू सपोर्ट पैलेस्टाइन देन गो एंड फाइंड अ जॉब समवेयर एल्स। ये सेंटिमेंट्स हो गए थे, लेकिन अब थैंक गॉड ये स्टामर ने कल स्टेटमेंट दी है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम बिल्कुल कहते हैं कि भाई इसको न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए, लेकिन वी हैव नथिंग टू डू विद द बॉम्बिंग। उसने अपने आप को क्लियर कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया। लेकिन ये एक ऐसी उसने वो अमेरिका ने नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने और उसकी जो गवर्नमेंट है उसने ये जो एक ये एडवेंचर ले लिया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े लंबे हैं और बड़े डेंजरस हैं। ठीक, नजमुल साकिब साहब, अब किस किस्म का रिस्पांस हो सकता है? स्टेट ऑफ हार्मर्स की तरफ हम देखें, क्या वो एक रिस्पांस हो सकता है? मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कोई रिस्पांस हो सकता है, या किसी और किस्म का रिस्पांस हो सकता है? मतलब क्या ऑप्शंस हैं ईरान के पास? हिलाली साहब और मीर साहब की इजाज़त से एक शेर सुनाना चाहता हूँ जी, उसी में आपका जवाब है। हदें अभी से मुकर्रर न कर मसाफत की, हदें अभी से मुकर्रर न कर मसाफत की, उड़ान देख मेरी आसमान दे के मुझे। आपने ईरान को ये हमला करके, ख़ास तौर पे ये जो इस्फहान, नतान्ज और ये फर्दों का है, आपने ईरान को खुला आसमान दे दिया है। वो कुछ भी कर सकता है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की आप बात कर रहे हैं, ये तो बात पिछले 6-7 दिन से चल रही है। आज उसने ऐलान कर दिया है, ये पड़ी हुई है दुनिया भर की तिजारत आपकी,
ये जो पानियों पे होती है और ये जहाज वगैरह को उससे रोक लिए क्या करेंगे? अच्छा, फिर याद रहे कि अमेरिका पे हमला करना ये नहीं होता कि आप सीधा सीधा वर्जीनिया में और पेंसिल्वेनिया में और न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन पे हमला कर रहे हैं। अगर इजराइल पे हमला होता है तो ये अमेरिका पे हमला है। जो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे अड्डे हैं इसके, फौजी अड्डे खासतौर पे जो यानी उसी रेडियस में आते हैं, उनमें से किसी एक अड्डे पे हमला होता है, इसका क्या मतलब है? अमेरिका पे हमला हो रहा है। और याद रखिएगा कि खुमैनी ने कहा था अगर अमेरिका बीच में आया तो उसको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये वो बड़े क्लियर अल्फाज में कह चुके हैं। हाँ, क्या करेगा वो ये तो हमें पता चलेगा, लेकिन क्या कर सकता है वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और जहां तक बात है इस मुज़ाकरात की कि आप उनसे तवक्को रख रहे हैं कि रद्द अमल में वो ये करेगा, जिस तरह यूरोपियन यूनियन कह रही है कि वो JCPO की दोबारा बात करते हैं, आइए टेबल पे बैठते हैं, और दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि जी आप ऐसा करें, ये यानी एटम वाला जो लफ्ज़ है वो निकालें, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आखिरी बात इस वक्त की, अगर ईरान इस वक्त खुद भी चाहे तो इस जंग से नहीं निकल सकता, लिहाजा ये डू और डाई की सिचुएशन आ गई है। जी मीर साहब। और नजम साहब, ये जो अब आपने बात की है, राइट नाउ ईरान का बयान आया है कि वो वादा करते हैं कि वो रिटेलिएट करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड आ गया, उन्होंने कह दिया वी प्रॉमिस दैट वी विल रिटेलिएट आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। अब आप बता दें, ये जो आपने अभी बात कर दी, देख लें आप। ये अभी इसमें पूरी दुनिया क्या कर सकती है? एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, लेकिन ब्रेक से वापस आते हैं। अब ईरान अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले एक अहम दौरा भी उनके फॉरेन मिनिस्टर रशिया का कर रहे हैं। और रशिया के इससे कबल बयानात थे, या जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही थी कि चाइना और रशिया इसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर कोई वॉर ये प्रोलॉन्ग कर जाती है। उसकी एक वजह बुनियादी यही थी जो स्टेट ऑफ हार्मोज थी, कि जहाँ से ये ट्रेड होती थी, जो कि डायरेक्टली अगर बंद होती है तो चाइना को भी मुतासर कर सकती है। तो पूरी दुनिया इस मामले पर क्या कर सकती है, इस पर तफसीलन बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब क्या डिप्लोमेसी का कोई वक्त इसमें रहा है, और क्या ईरान जिस तरह हमने देखा गुज़िश्ता 11 दिनों से जो इसराइल के साथ इंगेज रहा, उसमें तो वो अकेला था, लेकिन क्या इस बार जब US के ख़िलाफ़ वो कह रहा है कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है, तो क्या वो इत्तेहादी अपने साथ कोई नज़र आएगा उसको? पीजे मीर साहब, क्या रशिया का जो दौरा ये करने जा रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, इसका क्या मकसद होगा और इसके बाद क्या चेंजिंग आ सकती है? ये जो दौरा करने जा रहे हैं, ये क्लियरली एक आपको एक इंडिकेटर मिलता है कि यूनाइटेड नेशंस एक फेल्ड इदारा है। हालांकि आज सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने उसको बड़ा अलार्मिंग कहा है कि अमेरिकन अटैक जो है बड़ा अलार्मिंग है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खराब हो सकते हैं। उसके बाद अगर किसी ने इसको कंडेम किया है, इस अटैक को, वो हमास ने किया है। उसके अलावा आप मुझे बता दें किसी और ने किया? टर्की ने रिजर्वेशंस बिल्कुल दिखाई हैं। उसके अलावा मुझे बता दें खुल के कोई बोला है? कोई खुल के नहीं बोल रहा। मुसीबत यह है हम मुनाफकत के उस आपके दायरे के अंदर हैं, हम खुल के नहीं बोल रहे बिकॉज ऑफ हमारे अपने सारों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और ये जो इंटरेस्ट है, यही वजह है कि आपका कश्मीर का मसला भी वहाँ पड़ा हुआ है, आपका गाजा भी पड़ा हुआ है, अब आपका ईरान और इजराइल का भी आ गया हुआ है। तो ये जो मसले हैं ये उस वक्त रिजॉल्व होंगे जब तक आप खुल के बात नहीं करेंगे। हम खुल के कर नहीं सकते, किसी मुल्क के अंदर भी आप खुल के नहीं कर सकते। आपके पैरामीटर्स हैं, और पैरामीटर्स फिर इस तरह होते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि ये आपकी ब्रॉडकास्ट जो है या हमारे बाकी जो नेशनल टेलीविजन है, ये मॉनिटर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं मॉनिटर। ये मॉनिटर होते हैं और इन पर रेड लाइन, ये आपको नजम साकिब साहब हिलाली साहब बताएंगे, जब उनके वजीर आज़म के पास जाते हैं उस पर रेड ग्रीन येलो हर मार्किंग हुई होती है कि किस किस्म का, किस नौयत का प्रोग्राम हुआ है। तो ये दूसरे भी यूनाइटेड ये हर करता है। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि हमारा क्या रोल होगा, हम कहाँ जाएंगे। फ्रैंकली देखो, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे नंबर 1 है। मैंने देखना है कि क्या मैं इस मुल्क को ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैंने अपने भी तो एसेट्स हैं मेरे पास कि क्या अगर कल कोई मेरी किसी से बात नहीं बनती तो कल मेरे घर पे आके इस तरह की कोई चीज हो जाएगी। देखो ना, आपने ये खुल के बात करनी है कि हमारी क्या प्रोटेक्शन है।
हमने अपनी प्रोटेक्शन देखनी है। ठीक है, हम उन पर तबसरे करेंगे, बात करेंगे, ये नहीं होना, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट अस? हम एक ऐसे प्रिकेरियस और एक आप कह लो कि उस लाइन के अंदर है, जियोग्राफिकल लाइन के अंदर है, कि हमारा बहुत एक अहम रोल है, हमारा बहुत बड़ा रोल है। और ये रोल अगर आपको याद हो, आप हिस्ट्री में जाएं, लेनिन की 1924 का उस वक्त का प्लान था टू हैव एक्सेस टू द वार्म वाटर्स, क्योंकि वहां से आपका एक्सेस क्रिएट कर जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें हमारा क्या बनेगा। अल्लाह, आई एम श्योर हमारे फील्ड मार्शल गए होंगे, उन्होंने अपनी खोल के बात कर दी होगी, बिल्कुल ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे I don't want to be a victim in the future. हमने बड़ी बातें की हैं, वो ये ले लेगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, तो आई थिंक इस चीज को भी हमें जरा इन डेप्थ डिस्कस करना चाहिए। नजम साकिब साहब, अब इस मामले पर दुनिया क्या कर सकती है, और ख़ास तौर पर वो ममालिक जिनको इकनॉमिकली इस वॉर से नुकसान हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं? रशिया का विजिट हो या चाइना? देखिए, आज के दिन दुनिया भर से आई हैं ये रद्द अमल, मजम्मतें आई हैं। वो रद्द अमल नहीं आया था जब इज़राइल ने हमला किया था ईरान पे, या ईरान ने जो छोटी मोटी सी रिटेलिएशन की थी, आज आया है। यूँ समझिए कि अगर KSA ने, सऊदी अरेबिया ने भी यानी एक स्टेटमेंट निकाल दी है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ अहम हुआ है और वो कंसर्न ज़ाहिर हो गया है। बाकी ऑस्ट्रेलिया ने बात की है, UK ने बात की है, और उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ईरान को अपना जौहरी प्रोग्राम नहीं, यानी कोई बात ही नहीं की उन्होंने। मजम्मत तो दूर की बात है। हमास की तरफ से आ गया, हमास ने भी बड़ा कमज़ोर सा बयान दिया है कि ये गलत हो रहा है और वो मजम्मत करते हैं वगैरह वगैरह। OIC का हमें पता है कि क्या उसका आ गया। रूस और चीन जो हैं, जो बुनियादी तौर पर हम देखना चाहते हैं कि उनकी तरफ से वाज़ेह रद्द अमल क्या है, वो मसलहतन खामोश हैं। और वो चूंकि उनको पता है कि उनकी कही हुई कोई भी बात जो है, कोई भी उनका स्टांस, ये सारी की सारी चेस बोर्ड को दाएं बाएं कर सकता है, लिहाजा उधर से नहीं आया। अब इत्तेफाक से पता लगा है कि ईरान ने जो है वो रूस से फॉर्मली बात की है, वज़ीर ख़ारजा उधर गए हैं, देखिए कल उसमें से क्या निकलता है। लेकिन ये कहना कि पूरी दुनिया जो है, असल चीज़ जो हुई है वो ये लैटिन अमेरिका तक बात पहुँची है। मैक्सिको, वेनेजुएला, ये वाले वो मुल्क हैं, मैं वहाँ इन इलाकों में रहा हूँ, इन लोगों को नहीं पता कि अफ़गानिस्तान जो है वो कोई और मुल्क है, वो समझते हैं पाकिस्तान का हिस्सा है। ये उनका आलम है जुग्राफिए का। उधर से आवाज़ें आई हैं, इसका क्या मतलब है कि वाक़अतन पूरी दुनिया का जो है ना वो रद्द अमल सामने आया है। बदकिस्मती से इंसाफ एक तरफ रहा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन एक तरफ रही, सिक्योरिटी काउंसिल एक तरफ रही। ईरान के साथ अगर एक मुल्क है जिसने उसके साथ शाना बशाना खड़े होने की बात की है, तो वो मेरा और आपका पाकिस्तान है। आज भी इयादा किया गया है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मसूद पज़ेश्कियान को बात की है और उनसे कहा है, यकजहती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उनके हक़ दिफा की बात की है और सिफारतकारी की तरफ बात की है। यही बात OIC में इसहाक डार साहब ने की है। एक मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारे का सारा वही, क्या होगी, मॉरल आपकी सपोर्ट आपके साथ है, आपके साथ डिप्लोमेटिक आपके साथ मौजूद हैं, सियासी तौर पे आपके साथ मौजूद हैं। इससे ज़्यादा पाकिस्तान कर नहीं सकता, इससे ज़्यादा पाकिस्तान को करना भी नहीं चाहिए। लिहाजा ये कहना कि ईरान के साथ कोई भी नहीं है, ईरान के साथ कुछ हमदर्दाना लोग हैं, मौजूद हैं दुनिया में, जो उसको चाहते हैं कि वो, लेकिन अगर आप 196 मुल्कों को देखते हैं, अगर आप 196 मुल्कों को देखते हैं, तो उसमें से 194 मुल्क ये कहेंगे कि ईरान को एटॉमिक पावर नहीं बनना चाहिए। ये वो अकीलेज हील है ईरान की, जिसकी वजह से कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो थोड़े से तजब्जब में हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ईरान के साथ शाना बशाना खड़ा है। हिलाली साहब, एक तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फॉरेन मिनिस्टर ईरान के अब्बास अरागची, तो उनसे कहा गया कि तुर्की ने जो है वो पेशकश की है कि ईरान और USA के दरमियान सालसी के लिए वो रेडी हैं। तो क्या कोई मुल्क इम्पैक्ट डाल सकता है इस सिचुएशन पर, या जो रशिया का विजिट हुआ वहाँ से कोई सख्त बयान आना कोई इम्पैक्ट डाल सकता है, या ईरान का रिस्पॉन्ड होगा
और उसके बाद फिर टेबल पर बैठा जाएगा, या उसके बाद टेबल पर बैठने की गुंजाइश मौजूद होगी अगर ईरान रिस्पॉन्ड भी कर देता है तो? देखिए, जब उनकी बायलैटरल टॉक्स होंगे रशिया पे, तो रशिया उनको कहेगा कि तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है ईरान, और हम तुम्हारे साथ हैं। अब मसला ये है कि ये मसला अगर बढ़ता जाए इस तरीके से तो किसका फ़ायदा होगा। और अगर तुम दोनों के दरमियान न्यूक्लियर एक्सचेंज हो या तुम्हारे पे न्यूक्लियर अटैक हो तो ठीक है, नुकसान बहुत होगा, मगर जो जिस किस्म की फिर दुश्वारी होगी उसके बाद, ये अच्छा नहीं होगा लोगों के लिए। तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे को चीज़ें देंगे, हम तुम्हें डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनको शायद कोई मिलिट्री सपोर्ट भी मिले रूस से और नॉर्थ कोरिया से, और चीन से ज़रूर मिलेगा। बहुत किस्म की इमदाद उनसे, चीन से मिल सकती है, मगर वो आके उनके लिए लड़ेंगे नहीं। और अमेरिका का इंटरवेंशन के बाद इजराइल का पूरा मकसद पूरा हो गया है। अब इजराइल अपने आप पे लेगा क्या कहते हैं वो, जो टू अटैक ईरान, और वो हर ईरान की जो रिस्पॉन्स होगा अपने कंधों पे लेगा वो। और जब वो लेगा अपने कंधों पे तो फिर थोड़ा सा वो सबसाइड हो जाता है द इम्पोर्टेंस। अमेरिका उसको पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा, और अमेरिका जो नहीं करना था, जो बता दिया है कि इट कैन नेवर बी फेयर, इट कैन नेवर ओबे इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल यूएन, जो भी है, किसी चीज़ अमेरिका को नहीं रोक सकता है इजराइल के साथ खड़ा होना। तो ये बता देता है कि अमेरिका इज़ नॉट ए जस्ट कंट्री। और फिर तो खैर वन मोर लेन, मैं नहीं समझता कि कोई ख़ास होगा, मगर मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इट इज़ सो सैड कि मिस्र जो है, मिस्र, मैं अब गाज़ा पे एक मिनट के लिए आता हूँ। गाज़ा के अगर ठीक है उन्होंने अपने बॉर्डर के गेट्स नहीं खोले हैं, मगर कब तक, किस हद तक वो जाएंगे फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में नहीं आने देंगे। देखिए, हमने क्या ज़बरदस्त, हमने खोल दिया बॉर्डर जब रूस के ख़िलाफ़ हुआ। हमने कहा आओ तुम पनाह लेना चाहते हो, हम तुम्हारे भाई हैं, आ जाओ। ठीक है, हमने भुगता उसके बाद, और बहुत सारी चीज़ें हुई, बट दैट वाज द राइट स्टेप। ठीक है, हमारे नाज़रीन जो है सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक संगे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।